हमारी बॉडी हमें इंडिकेशंस देती है कि बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम देखते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं। किसी को भी कैंसर होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फैमिली सपोर्ट। इतना आसान नहीं है। बहुत बार कैंसर होने के बाद ना फैमिली के लोग भी भाग जाते हैं, फ्रेंड्स भी भाग जाते हैं। तो पीपल हु हैव अ पॉजिटिव एनर्जी, देयर क्योर इट इज कैंसर है, मैं लड़ूंगा, कुछ भी हो जाएगा तो मैं इसके साथ लड़ने वाला हूँ, मैं जीतने वाला हूँ, ये एटीट्यूड रखने वाले जो लोग हैं, उसमें कैंसर जल्दी ठीक होता है। रोबोटिक सर्जरी है, नहीं हमें ना सर्जन वाला सर्जरी चाहिए। So are robots going to replace us? सर्जरी से पहले भी प्रे यही करते हैं कि ये पेशेंट आपका सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट है, आपका रिलेटिव है, ये समझ के जो भी आपका बेस्ट उसको दे सको, आपका 100% देके वो सर्जरी करना है। Hello and welcome to today's podcast. I'm Dr. Tushita. I'll be your host, and today we have with us Dr. Vinod Gore, surgical oncologist, Sayadri Hospital. Sir, welcome on today's podcast. Thank you. So sir, हमें जानना है कैंसर क्या होता है, ट्यूमर्स क्या होते हैं, क्या सारे ट्यूमर्स कैंसर्स होते हैं? What are your thoughts on those? Yeah, it's a very good question. Actually, बहुत जरूरी है ये जान लेना कि कैंसर होता क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कैंसर क्या होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में या कैंसर को कैसे प्रिवेंट करें, ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैंसर होता क्या है और क्यों होता है? तो बॉडी में हमारे एक सेल से नए सेल तैयार करने की प्रक्रिया जो है और पुराने सेल डेथ होने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो हमारे मुंह में कभी छाले पड़ते हैं, वो नए सेल तैयार होके सेल्स हील हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके प्रॉपर्टी चेंज होता है। जो प्रॉपर्टी चेंज हो गए या एबनॉर्मल सेल बॉडी में तैयार हो गए, तो वो सेल्स आगे के साइकिल में जाते हैं। आगे के साइकिल में नहीं जाने के लिए, वैसे तो एबनॉर्मल सेल बॉडी में तैयार होते रहते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के पास एक कंट्रोल सिस्टम है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जिससे वो एबनॉर्मल सेल को किल किया जाता है, मार दिया जाता है। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत मात्रा में एबनॉर्मल सेल तैयार होते हैं किसी कारण, तो आगे के साइकिल में जाने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं और उसी की वजह से कैंसर होता है, क्योंकि वो एबनॉर्मल सेल फिर सिर्फ डिवाइड करना चालू होते हैं और ट्यूमर तैयार होते हैं। तो सर, will it be right if I say कि ये कैंसर सेल्स जो है, these are abnormal multiplication of regular cells? No, it is a multiplication of abnormal cells. Abnormal multiplication of abnormal cells. अच्छा। ये गलत पेशी गलत तरीके से बढ़ती है, तभी ट्यूमर तैयार होता है। तो अभी या तो ऐसा कोई कारण है जो एबनॉर्मल सेल ज्यादा पैदा कर रहे हैं, या फिर ऐसा कारण है कि बॉडी सही सेल और गलत सेल को पहचानना भूल गई है। अच्छा। ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। अच्छा। तो सर, ट्यूमर और कैंसर दोनों सेम चीज है? नहीं, ट्यूमर और कैंसर में ट्यूमर दिखता कैसा है सर? ट्यूमर जो है एक गठान होती है। अच्छा। जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं, इरेगुलर ब्लड वेसल्स, तो थोड़ा डरावना सा जो गांठ रहता है, गठान रहती है, वैसा ट्यूमर दिखता है। अभी ट्यूमर में दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, अच्छा। एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको कैंसर बोलते हैं। तो जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो गांठ रहती है, लेकिन एक ही जगह पे रहते हैं, वो कहीं फैलते नहीं है। अच्छा। तो वो ज्यादा डेंजरस नहीं होते। अच्छा। लेकिन जो कैंसर होते हैं उनके सेल्स एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट करते हैं, तो दूसरे जगह पे जाना चालू करते हैं, के थ्रू या फिर किसी भी लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जाते हैं। हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड के, क्योंकि वो ज्यादा डरावने होते हैं, ज्यादा उनमें फैलने लगते हैं। उनकी जो मैलिग्नेंट पोटेंशियल है वो ज्यादा है, तो वो एक जगह पे ठहरते नहीं है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, वहां हंगामा चालू करेंगे, लीवर में जाएंगे, वहां कुछ हंगामा करेंगे, डैमेज करेंगे, वो ब्रेन में जाएंगे। तो उनका जो नेचर है वो ज्यादा एग्रेसिव है, और इसीलिए उनको कैंसर होता है। And this is called as metastasis. That is called metastasis. Like spreading of cancer. Spreading of cancer. Organs, yeah, and the body parts. So, sir, पिछले 20 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो. You have been a successful surgeon. आप आए दिन लोगों से मिलते हो, who some of them are freshly diagnosed or newly diagnosed, I would say, with cancer. Some of them who are already fighting this battle for a long time. Yeah. People come up to you with lots of questions, numerous questions. So आपको
क्या लगता है सर, एंड अभी इस इंटरनेट के टाइम पे वेयर इंटरनेट इज फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन ऑन कैंसर, करेक्ट? हाँ, सो आपको डू यू फील पीपल आर अवेयर अबाउट कैंसर और मिसलेड अबाउट कैंसर? या दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। कुछ मात्रा में मैं देखूँ तो 10 साल पहले लोगों को कैंसर के बारे में कुछ नहीं पता था, अच्छा। अवेयरनेस ही नहीं था। अच्छा। मतलब हम देखते थे कि चौथे स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हमारे पास आते थे, हम्म, क्योंकि उनको वो पता ही नहीं था कि ये कैंसर है या फिर इसका इलाज जल्दी जाके करना चाहिए। अच्छा। ये अवेयरनेस लोगों में नहीं था। हम्म, मुँह में छाले पड़ जाते थे। हम्म, छाला मतलब दाँत भी लगता है तो इतना पेन होता है, हाँ जी। लेकिन हमारे पास चौथे स्टेज में बहुत सारे पेशेंट आते थे अच्छा, कि तो जो उनको पता एक-एक ही स नहीं चलता था उनको पता ही इनिशियली। नहीं है कि कैंसर है, जल्दी ट्रीटमेंट करना है, तो अच्छा। अवेयरनेस ही नहीं था। तो अभी ऐसा नहीं होता, अभी चौथे स्टेज वाले पेशेंट बहुत कम आते हैं। अच्छा, तो वो नेग्लिजेंस जो था वो कम हुआ है वो क्योंकि कम हुआ लोग अवेयर हो गए, लोगों को पता चला है कि कैंसर है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट जल्दी करना है। चाहिए, जल्दी ट्रीटमेंट किया तो कैंसर ठीक होता है। ये सब चीज़ें हैं, वो डेफ़िनिटली So, अवेयरनेस बढ़ा है। so it would be लेकिन right to say that ki you are seeing a gradual shift in people's awareness यस, about डेफ़िनिटली, cancer. यस। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही हाँ जी. कि इंटरनेट इज़ फ्लडेड विथ Yes, internet is इंफॉर्मेशन flooded with एंड information. पीपल आर इवन मिसलेड। Yes. सो ये मिसलीडिंग का भी प्रॉब्लम है, अभी भी है और बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इंटरनेट पे इतना इन्फॉर्मेशन है कि कभी-कभी हम लोग भी मिसलीड हो जाते हैं। हम्म, तो अभी इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सही क्या है, गलत क्या है, वो पहचानना बहुत मुश्किल हो गया। मैं एक मुश्किल हो एग्ज़ाम्पल गया. बताता हूँ। हम्म. अभी कैंसर का स्क्रीनिंग करते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं सीए 125 का रिपोर्ट लेके। अच्छा. अभी सीए 125 ओवरी के कैंसर स्क्रीनिंग के लिए बहुत इंटरनेट पे लिखा होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। वैसे देखा जाए तो वो कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। अच्छा. वो जस्ट प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है। उसे पता चलता है कि ट्यूमर कम हुआ, बढ़ गया, इतना ही पता चलता है। वो प्रोग्नोस्टिक मार्कर है, वो स्क्रीनिंग का मार्कर ही नहीं है। अच्छा. लेकिन कर रहे लोग, लैब्स भी कर रहे हैं, अच्छा. इन्फॉर्मेशन भी है तो इंटरनेट मतलब पे। हम तो उनको एट द फर्स्ट प्लेस पता ही नहीं है कि ओवरी कैंसर है या नहीं, बट दे आर हाँ, गोइंग फॉर प्रोग्नोसिस टेस्ट. दे आर डूइंग स्क्रीनिंग टेस्ट विद द CA-125 व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट अ स्क्रीनिंग मार्कर। अच्छा. तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, अच्छा. जिससे लोग मिसलीड हो जाते हैं। अच्छा, तो सर कैंसर क्या हमेशा जेनेटिकल होता है, हेरिडिटरी होता है? इसके मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं? यस। तो मैं जो आपने पहला सवाल जो पूछा था, हुँ, कैंसर क्या होता है और कैसे वो होता है, हुँ, उसमें फिर से मैं आता हूँ। हुँ, अभी जो हमने देखा कि हुँ, कैंसर जब बॉडी में होता है तो 2 चीज़ें हैं। एक तो बॉडी में एब्नॉर्मल सेल ज़्यादा तैयार हो रहे हैं हुँ, या फिर बॉडी कैंसर सेल और नॉर्मल सेल को पहचानना भूल गई है। डिफरेंशिएट नहीं कर तो पा अब ये रही है। दूसरा पार्ट जो है, बॉडी क्यों भूलेगी कि नॉर्मल सेल और एब्नॉर्मल एब्नॉर्मल सेल सेल। में फ़र्क करना? हुँ, एक तो बॉडी के जेनेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ये जो जेनेटिक्स कैंसर है, हुँ, उसमें ये डिफेक्ट होता है कि यूजुअली उसमें जीन्स में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो पहचान नहीं पाते अच्छा, कैंसर के सेल और नॉर्मल सेल में। अच्छा, तो वो इसकी वजह से जेनेटिकल कैंसर है। अच्छा। दूसरा रीज़न है बॉडी कब भूलेगी, हुँ, जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी। हुँ, जैसे हुँ, कि एड्स है, हुँ, जिनको एचआईवी इन्फेक्शन है, हुँ, एड्स है, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई। हुँ। तो उन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स। पेशेंट में इम्यूनिटी डाउन होने के कारण वो सही गलत का पहचान करना भूल जाते हैं, तो हाँ, उनको कैंसर होता है। अच्छा। तीसरा है एज, ओल्ड एज में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम ये थोड़ा लो। सिस्टम है, वो वीक होता है, तो फिर वो पहचानते नहीं है, तो एब्नॉर्मल सेल आगे के सेल में जाते हैं। हुँ, ये हुँ, 3 कारण हो गए हुँ, हुँ। इस सही गलत का पहचान करने में। अच्छा। लेकिन अभी मेन कारण जो है जिसकी हुँ, वजह से एब्नॉर्मल सेल बॉडी हुँ, में बढ़ते हैं, हुँ, हुँ, इंक्रीज़ होते हैं, उसमें हुँ, क्या है? हुँ, केमिकल्स है, हुँ, टोबैको है, हुँ। कोई तंबाकू खा रहा है, मुँह में वो गुटखा केमिकल खा की रहा है। वजह से एब्नॉर्मल सेल तैयार हो रहे हैं। हुँ, एचपीवी इन्फेक्शन है, ह्यूमन हुँ, पैपिलोमा वायरस, हुँ, हुँ, जो मल्टी पार्टनर्स सेक्सुअल पार्टनर जिन लोगों के होते हैं, एचपीवी इन्फेक्शन होता है। हुँ, हुँ, तो एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से एब्नॉर्मल सेल ज़्यादा तैयार हो रहे हैं हुँ, हुँ। और सर्विक्स का कैंसर हो रहा है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे कैंसर है जो जैसे कि टीथ है, टीथ का ट्रॉमा हो रहा है, बार-बार चुभ रहा है टीथ हुँ, जो टंग में, हुँ, तो वो ट्रॉमा की वजह से भी एब्नॉर्मल सेल ज़्यादा तैयार होंगे, हुँ, तो हुँ, उसकी वजह से भी कैंसर होते हैं। हुँ, तो हुँ। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से एब्नॉर्मल सेल ज़्यादा तैयार होते हैं। अच्छा। अभी उसमें से कुछ चीज़ें आपने जैसा बोला कि मॉडिफाइबल एंड नॉन एंड नॉन मॉडिफाइबल मॉडिफाइबल फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स है। अभी नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स मीन्स क्या है कि जो भगवान ने दिया है, हुँ। जैसे जो जेनेटिक हो जेनेटिक्स गया दिया है, है, जेनेटिक्स उसको एक हो आप गया। नहीं चेंज कर सकते। वी कैन जो नॉट डू भगवान ने एनीथिंग अबाउट दिया इट। है, वो दिया है। हाँ जी। उसको आप भगवान नहीं हो कि उसको चेंज कर सको। जेनेटिक्स डेफिनिटली। को चेंज करना इतना
आपके लिए मुश्किल, इट्स नॉट इन आवर हाँ, हैंड्स। इट इज नॉट इन आवर हैंड, हाँ। तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। हम्म। आप एज को चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, हम्म। बराबर है। हम्म। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर नो। सकते कई हद तक। लेकिन जो मॉडिफाइबल फैक्टर मैंने जैसा बताया कि तंबाकू के कारण होते हैं, हैबिट्स। हैबिट्स जो है उसको चेंज कर सकते हैं। हम्म। शराब के कारण कैंसर होते हैं, उसको चेंज कर अगेन सकते हैं। हैबिट्स। टूथ, शार्प टूथ है, वो चुभ रहा है, डेंटिस्ट के पास जाके उसको ठीक कर सकते हैं। अवेयरनेस। एचपीवी इन्फेक्शन है, उसको आप रोक सकते हैं, अवेयरनेस। वैक्सीन अवेलेबल है। यस। या फिर एचपीवी इन्फेक्शन नहीं होने के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम्म। ये सब मॉडिफाइबल फैक्टर है। सो ये तो अपन अपने हाथ जो में है अपने basically। हाथ में, इंसान के हाथ में जो है, वो हम मॉडिफाइबल फैक्टर है, उसको करना चाहिए। हम्म। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर को तो हम्म। मॉडिफाई करना मुश्किल है। हम्म। सर बहुत बार हमने ऐसा भी सुना है, बहुत पेशेंट्स आके बोलते हैं कि यार मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी तंबाकू ही नहीं खाया, मैंने तो कभी अपनी पूरी जिंदगी में एक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, या मुझे कैंसर हो गया यार। वही, यही यही इसीलिए ये समझना जरूरी था कि अभी उन्होंने तंबाकू नहीं खाई है, हाँ। उन्होंने शराब नहीं सो पी है, इनमें जेनेटिक्स इज ये तो व्हाट इज दैट। जेनेटिक्स कैंसर है। तो अगर ऐसा भी होता है क्या सर कि तंबाकू नहीं खाया, यू नो, नो बैड हैबिट्स, या इवन नो हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर आल्सो, या कैन कैंसर हैपन इन दीस केसेस आल्सो? हो सकता है। जैसे कि ओके। समझ लीजिए कि कहीं तंबाकू की हिस्ट्री नहीं है, हम्म। कहीं जेनेटिक हिस्ट्री भी नहीं है, हम्म। लेकिन उसको कैंसर हो रहा है किसी रेडिएशन की वजह से, अच्छा। तो वो एक्चुअली उसकी गलती नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे आजू-बाजू में बहुत सारा रेडिएशन है। अभी जैसे। कहीं कुछ इलाके हैं जहाँ के सैंड्स में रेडिएशन है, उनमें ओके। थायराइड के कैंसर ज़्यादा होते हैं। ओके। अभी कुछ प्रोफेशनल्स हैं, हमारे हम्म। ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कार्डियक सर्जन है, जो रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट है, जो हम्म। रेडिएशन का बहुत आजू-बाजू में इस्तेमाल हो रहा है उनके, हम्म। तो उनको थायराइड कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हम्म। तो वो कुछ फैक्टर ऐसे हैं हम्म। कि जो जेनेटिक्स नहीं है, उसके बाद भी उनको विदाउट हैबिट भी हो सकता हम्म। सर कहा जाता है स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन कैंसर। है। या क्या कहा जाता है कि स्ट्रेस कम लो, स्ट्रेस से दूर रहो। अब स्ट्रेस से बच पाना तो थोड़ा सा मुश्किल ही है सर, बट व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड कैंसर? यस, एक्चुअली स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस एक्चुअली एक भगवान ने दिया हुआ एक नेचुरल फिनोमेना है, इट्स एन इमोशन। इमोशन है कि हम डर जाते हैं। शेर हम्म। आ गया, हम डर गए, हम्म। या फिर अचानक कुछ गलत अपने सामने हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम डर जाते हैं। हम्म। जब भी हम डरते हैं, तो वो सिचुएशन को फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, हिस्टामिन्स जिसे बोलते हैं। हम्म। तो वो सिंपैथेटिक स्टिमुलाई जो मिलता है बॉडी को, उसमें कुछ चीजें रिलीज होती है, हम्म। जैसे कि हार्ट रेट बढ़ता है, आपको एड्रेनलिन पसीना आना रश। चालू होता है, एड्रेनलिन रश होता है। हाँ। एड्रेनलिन एक केमिकल ही है। यस। तो ये चीजें हमें नेचुरल वो चीजों से बचने के लिए दी है भगवान अच्छा। ने। अच्छा। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि हमने हमारे जिंदगी को खुद ही स्ट्रेस में डाल दिया है। अभी किसी ने इंस्टाग्राम पे गाड़ी का फोटो डाला, हमको स्ट्रेस आता है। कि मेरे मेरे पास नहीं है वो हाँ, मेरे गाड़ी, पास नहीं है, उसके पास गाड़ी है। मुझे भी चाहिए। हाँ, किसी ने 3 बीएचके का फ्लैट अरे में मैं कब मैं रहता लूंगा। हूँ, किसी ने 5 बीएचके लिया, मुझे स्ट्रेस आता है। करेक्ट। हाँ, किसी ने बहुत अच्छा सर्जरी मेरे से कर लिया, मुझे स्ट्रेस आता है। कोई गोवा में घूमने गया है, बैंकॉक में घूमने गया है, और मैंने इंस्टा पे पिछले फोटो डाल दी, मैंने अरे मैं पिछले तो एक साल से 2 छुट्टी साल नहीं से ली, मैं छुट्टी छुट्टी नहीं नहीं ली। ली। तो ये सब है ना, हमने खुद स्ट्रेस बनाया है, हमने कंपटीशन बढ़ाई है। ये जलस, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें ना हमने खुद बढ़ाई है, और ये कंटिन्यूअसली अपने बॉडी में रहेगी। अभी कभी तो कोई एक्सीडेंट हुआ या कभी आपके सामने शेर आया, वो रेयर सिचुएशन है। लेकिन आप कंटिन्यूअसली दिन में 12 घंटे आपका स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, तो ये जो केमिकल्स है आपके बॉडी में 12 घंटे इतना एक्सपोजर ज्यादा होगा आपके बॉडी में, तो उसकी वजह से कैंसर होता है। तो क्योंकि ये केमिकल्स भी तो कार्सिनोजेनिक रहते हैं। दूसरी बात, आपके बॉडी को हील होने के लिए, जो हीलिंग पावर है बॉडी की, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, स्लीप नहीं हो रही है लोगों की, लोग सोते ही नहीं है, 4 घंटा Inadequate सोते हैं। sleep. तो एवरी बॉडी नीड्स, सी बॉडी को नेचुरल स्टेट में रखने के लिए उसको नेचुरल रखना बहुत जरूरी है। मतलब आपका स्लीप जो है, नींद होनी चाहिए 8-10 घंटा, आपका एक्टिविटी होना चाहिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, आपका जो आप खाते हैं Clean उसमें केमिकल्स नहीं होने चाहिए, eating वो healthy. ईटिंग हैबिट्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सब चीजें जो बॉडी को नेचुरली रखने के लिए जो होती है, उससे हम ज्यादा भी डेविएट करते हैं, तो डेविएशन करेंगे तो पनिशमेंट तो मिलेगी। Punishment तो मिलेगी। तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज,
Do you also recommend meditation for Yes. reducing stress? Has it helped? Meditation has a very big role in any disease. जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोगों में पाया गया है कि कैंसर या कोई भी बीमारियां कम होती है, अच्छा। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज मेडिटेशन हम्म, डेफिनेटली हम्म, हेल्प्स टू प्रिवेंट कैंसर. मैं और एक बात बताता हूँ. हाँ, आप क्या है ना, इंसान को बातें करने का बहुत शौक है. ये definitely. बातों पे ही इंस्टाग्राम फेसबुक सब चल रहा है, सब चल रहा है. क्योंकि ह्यूमन नेचर ही है बातें की. हम्म, लेकिन आपने लास्ट टाइम खुद से कब बात की? very true question. I think it's been ages now. आप खुद से कब मिली है लास्ट? True. हम सोचते ही नहीं है. हम दुनिया से बात कर रहे हैं. हम हम्म, जो लोग अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जिनको हमें कभी देखा ही नहीं है, हम्म, उन लोगों से बात करना है हमें. मैं कल रोबोटिक ट्रेनिंग के लिए गया था इंदौर. हम्म, वो ट्रेनिंग का फोटो निकालना है मुझे, फेसबुक पे डालना है. हम्म, मुझे लोगों से बात करनी है, लेकिन हम खुद से बात ही नहीं करते. बहुत सारी चीजें हैं, हम खुद से मिलते ही नहीं. बहुत बार कैंसर में क्या होता है ना, हमारी बॉडी हमें इंडिकेशंस देती है हम्म, कि बॉडी में कुछ गलत हो रहा है. हम्म. बॉडी हमें बताती है कि मेरे ब्रेस्ट में थोड़ा पेन हो रहा है, अच्छा, ब्रेस्ट में लंप है, अच्छा, या फिर मुझे खाना नहीं जा रहा है, या अच्छा, फिर मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन मेरा फिर भी वेट कम हो रहा है. अच्छा. कभी कभी बॉडी बताती है कि अरे नहीं, मेरी यूरिन का कलर चेंज हो गया है, रेड हो गया है. हम्म. बॉडी बताती है कि नहीं, मुझे संडास में कुछ अलग कलर का, ब्लैक कलर का स्टूल हो रहा है. हम्म, लेकिन हम देखते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं. हम्म. तो इंसान को ना खुद से थोड़ी बात करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और ये जो सिम्टम्स है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. So listen to your body. Yeah. So So- we should listen to our body. We should speak to ourselves. We should speak to the complaints of our body. हमें कुछ, हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना, हम्म. तो उसको तुरंत हम देखेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे, तो बहुत सारे लोगों में ना कैंसर बहुत अर्ली डिटेक्ट होगा. ये स्क्रीनिंग टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती. So listen to your body, talk to your body, and get all the symptoms right Yeah. at the early stage. Yeah. Now, as you rightly said, my next question to you was कि हमेशा कहा जाता है कि body gives you early symptoms. Yeah. You know, body keeps indicating you कि भाई Yeah. कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ देख है. संभाल Yeah. ले, right? So we have spoken. There's a lot of talks happening on advanced stages of cancer and so on, but a very little talk that has happened on stage 0 Yeah. cancer. ये स्टेज 0 कैंसर क्या होता है सर? ये अभी जो हम बात कर रहे थे स्टेज 0 कैंसर, हम्म, जैसे कि ब्रेस्ट में डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है, अच्छा, या फिर मुंह में जस्ट छोटे छाले पड़ गए रेड कलर के, हम्म, जिसको हम इरिथ्रोप्लाकिया बोलते हैं, या व्हाइट पैचेस है हम्म. जिसको हम ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं. तो सर तो आई जस्ट ये इंटरप्ट यू यहाँ हाँ. पे एक सेकंड. जैसे एज यू आर सेइंग कि मुंह में छाले पड़ गए, हाँ. राइट? अभी नॉर्मली तो मुंह में छाले नॉर्मली भी पड़ते हैं, वो तो हाँ. जो विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से टिपिकली होते हैं. सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन कि ये मुंह का छाला इज नॉट राइट एंड Yeah. दिस इज मुंह के जो छाले होते हैं व्हाइट या रेड कलर के, जिसको ल्यूकोप्लाकिया इरिथ्रोप्लाकिया बोलते हैं, वो दरअसल तंबाकू से वगैरह होते हैं. अच्छा, और जो ट्रॉमा से होते हैं हम्म, या विटामिन डेफिशिएंसी, वो थोड़े इन्फ्लेमेटरी होते हैं. अच्छा, तो डॉक्टर सही से पहचान पाएंगे उसको देखने के बाद. हम्म, लेकिन किसी को भी ना, आपको जब भी छाले दिखते हैं हम्म. मुंह में, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही 0 स्टेज का कैंसर है. ये तो जो सर जिसको हम immediately प्री जाना मैलिग्नेंट चाहिए? कंडीशंस बोलते हैं. इमीडिएटली जाना चाहिए या कुछ दिन रुकना चाहिए? इमीडिएटली जाना चाहिए. मतलब Okay. जब भी आप नोटिस करते हो, हम्म, तो नोटिस करने के बाद डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए. हम्म. उसके बाद डॉक्टर देखेंगे. बहुत बार इसको ल्यूकोप्लाकिया को हम ट्रीटमेंट भी नहीं करते. अच्छा, हम बोलते हैं कि आपको हैबिट है टोबैको का, आप बंद कीजिए, आगे नहीं बढ़ेगा. अच्छा, जस्ट उसको वॉच रखिए, ऑब्जर्वेशन के अंडर रखिए. इनकेस उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए. वैसे भी ब्रेस्ट में ही है कि डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब बॉडी में कैंसर के सेल तैयार हुए हैं, लेकिन उनके रूट्स आजू बाजू के टिश्यू में नहीं गए. अच्छा, तो उसी स्टेज में उसको निकालेंगे तो वो एकदम बिनाइन ट्यूमर की तरह बिहेव करेगा, कैंसर की तरह बिहेव नहीं करेगा. इसीलिए उसको स्टेज 0 बोलते हैं. और कैंसर को ना इस स्टेज में पकड़ना मतलब 100% उसका क्योर रेट होता है. तो वो बहुत जरूरी है. सर बच्चों में जो कैंसर्स होते हैं, कैंसर्स इन किड्स, सो आई एम टॉकिंग अबाउट टिपिकली टॉडलर्स और यू नो वेरी यंग Yeah. किड्स, व्हाई इट कम्स? आई मीन क्यों होता है ये कैंसर? बच्चों के Is it कैंसर again आर hereditary? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हेरिडिटरी. अच्छा, बच्चों में जो होते हैं या तो ल्यूकेमिया होते हैं, अच्छा,
ब्लड के जो कैंसर है या So ये लिम्फ blood नोड्स के, cancer भी comes through heredity? मेजॉरिटी ऑफ ब्लड कैंसर्स, सो वो हेरिडिटरी होते हैं, जेनेटिक रहते हैं, हम्म, और बच्चों में कहीं इविंग सार्कोमा वगैरह भी होते हैं, अच्छा। तो वो सब So ये treatable जेनेटिक होते ही हैं? है, ये Treatable होते हैं? ट्रीटेबल होते हैं, लेकिन ये कैंसर को कुछ प्रिवेंट करने का कोई तरीका है नहीं अभी तक। तो सर जो रेगुलर लोग हैं, जैसे हमारे जैसे रेगुलर लोग हैं, सो उनको आप क्या रिकमेंड करोगे स्क्रीनिंग के लिए? व्हाट टेस्ट वुड यू रिकमेंड देम फॉर स्क्रीनिंग या ऑफ कैंसर्स? अभी स्क्रीनिंग क्या है ना, स्क्रीनिंग इज अ टेस्ट कैरिड आउट इन अ नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पर्सन, इट इज नॉट द टेस्ट कैरिड आउट इन द पेशेंट। अच्छा, एक बार पेशेंट हो गया तो उसमें जो उसके टेस्ट बाद करते और हैं कोई उसको स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग नहीं नहीं होती? बोलते। तो सर तो अगर उस पेशेंट में दूसरा कोई कैंसर अगर डिटेक्ट करना हो तो कर सकते हैं, तो तो कर कर सकते सकते हैं, हैं। ओके। लेकिन यूजुअली कैंसर जिसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है, हम्म, उस इंसान में हम कोई टेस्ट करके कैंसर होने से पहले उसको रोक रहे हैं, उसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट तो बोलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट सभी कैंसर में रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। एक तो सीए सर्विक्स में पैप्समेयर, हम्म, ब्रेस्ट में मैमोग्राफी, हम्म, वो भी 40 साल के बाद, अच्छा। स्टूल टेस्ट कर सकते हैं या कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं हम्म, सीए कोलोन रोकने के लिए, हम्म, जिनको फैमिली हिस्ट्री है हम्म, कोलोनिक कैंसर का, हम्म, उन लोगों में 50 साल के बाद हम्म, ये टेस्ट किया जाता है। और पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट है, ब्लड का टेस्ट है सिंपल सा, वो टेस्ट करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। बाकी किसी भी कैंसर में स्क्रीनिंग टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है। तो सर सपोज अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद कैंसर, ठीक है? तो आफ्टर द डायग्नोसिस व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट द पेशेंट शुड प्रिपेयर एंड द फैमिली ऑफ द पेशेंट शुड प्रिपेयर ऑन व्हाट? या ये बहुत एक्चुअली ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Because it's a it's a very huge emotional shock या for the entire family. So how does a patient who has been recently diagnosed with cancer, what should he do या next? एक्चुअली ना ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं बहुत लोगों को भी ये बताना चाहूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा हम्म, इसके बारे में कि हम्म, कैंसर जब डायग्नोज होता है ना, पहली बात तो पूरी फैमिली डिप्रेशन में जाती है, पेशेंट भी डिप्रेशन में जाता है। तो पहली बात तो आपको खुद को संभालना है, हम्म, आप खुद को संभालिए। और ये कैंसर मतलब एक युद्ध की तरह है, जैसे कि आपको किसी ने, अलग देश ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया है, तो आप क्या करोगे? तो उसी प्रकार आपको युद्ध लड़ना है। अभी अभी कैंसर से युद्ध लड़ना है, तो कैंसर को युद्ध लड़ने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है, वो तैयारी कैसे करनी है, वो पहले प्रिपरेशन करना है। ये प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसमें आपका, किसी को भी कैंसर होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फैमिली सपोर्ट है। फैमिली के लोग हैं, वो इसके सेनापति है। तो आपको आपका सेनापति चुनना है। कि who are going to stand next to या you? तो वो पहचान लीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। बहुत बार कैंसर होने के बाद ना फैमिली के लोग भी भाग जाते हैं, फ्रेंड्स भी भाग जाते हैं। तो आप वो लोग पहचान लीजिए कि आपका सेनापति कौन है और कौन आपके साथ खड़ा रहने वाला है वो युद्ध में। दूसरी बात है, इसके साथ आपके डॉक्टर्स, डॉक्टर का जो सिलेक्शन है, दैट इज आल्सो द की टू द सक्सेस इन द कैंसर। तो आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्टर है वो कैंसर के, वो है सर्जन, एक है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कीमोथेरेपी के डॉक्टर, एक है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो कैंसर होने के बाद आप फैमिली मेंबर तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो तो बाय चॉइस आते हैं, वो तो बाय चॉइस आते हैं। लेकिन आपके हाथ में डॉक्टर्स को चुनना इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊंगा कि ये डॉक्टर्स सही तरीके से चुनना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ दे कैन मेक इट और ब्रेक इट। या तो आपका ट्रीटमेंट कैसा होने वाला है, ये डिपेंड रहता है। ये आपके जो सोल्जर्स है ना आपके साथ, ये योद्धे है तीनों, सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बन गए सेनापति, हाँ, एंड डॉक्टर्स बन गए सोल्जर्स। या तो ये सोल्जर्स है। ओके। और आपके जो कीमोथेरेपी ड्रग्स है, अलग अलग सर्जरीज है, दीज आर द एरोस, दीज आर आवर वेपन्स। अच्छा, ओके। तो ये सब चीजें आपको सिलेक्ट करनी है और फिर फाइट करना है। अच्छा। ये चीजें आप अच्छी तरह से सिलेक्ट करेंगे तो आपके कैंसर क्योर होने का जो प्रमाण है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। क्योंकि अभी क्या होता है ना, बहुत बार लोग बोलते हैं वैसे भी तो कैंसर है, ठीक नहीं होने वाला है। तो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल पैथीज, मतलब बीएमएस, बीएचएमएस जो भी है, मतलब वो भी कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हर पैथी में एक रोल है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। हम जब कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे टीम में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी है। अच्छा। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर का रोल क्या है
कि वो कीमोथेरेपी और सर्जरी के जो इफेक्ट्स है हम्म, उसके साथ जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है उसके लिए उनका बहुत बड़ा रोल है और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। अच्छा, हमने रिसर्च किया है। कीमोथेरेपी के साथ आप आयुर्वेदिक ड्रग भी देते हो तो उससे साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और क्योर रेट बढ़ता है। हम्म, ये साइंटिफिक स्टडी है। हम्म, लेकिन आयुर्वेदिक का डॉक्टर ऑपरेशन करने लगेगा तो वो गलत है। तो वो गलत है। हाँ, तो आपका टीम में कौन से So योद्धा choosing the को right कौन सा doctors वेपन is यूज very करना है important. वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। तो वो सब टीम सिलेक्ट करने के बाद आपको कैंसर के साथ लड़ना है हम्म, और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है हम्म, क्योंकि ये पॉजिटिविटी का भी एक इफेक्ट देखा गया है। जो लोग और हमने अभी बहुत साल से हम तो कैंसर के पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। हम्म, वी आर ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट सिंस मेनी इयर्स। हम्म, सो व्हाट वे आई हैव सीन द पीपल हु हैव अ पॉजिटिव एनर्जी हम्म, देयर क्योर रेट इज बेटर। अच्छा, उनका जो क्योर होने माइंडसेट, का तो उनका जो माइंडसेट माइंड सेट है ना। थॉट और प्रोसेस। कुछ लोग रहते हैं ना हमेशा रोते रहते हैं, डॉक्टर ये ऐसा हो गया, डॉक्टर ये ऐसा हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों कैंसर हुआ, मुझे ही क्यों हुआ, मेरे फ्रेंड को क्यों नहीं हुआ, वो तो इतने गलत गलत काम करती है उसको नहीं हुआ, सिर्फ मेरे को ही, भगवान ने मुझे ही क्यों दिया। ये सोचने वाले लोग हैं उनमें कैंसर हमेशा हमने देखा है उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, रिलैप्स होते रहते हैं। लेकिन जो पॉजिटिवली रहते हैं ना कि है कैंसर है मैं लड़ूंगा, कुछ भी हो जाएगा तो मैं इसके साथ लड़ने वाला हूं, मैं जीतने वाला हूं, ये एटीट्यूड रखने वाले जो लोग हैं उसमें कैंसर जल्दी ठीक होता है। और So- उसमें ना फैमिली और डॉक्टर का भी बहुत रोल है। Correct. डॉक्टर जितने पॉजिटिवली उनको बताएंगे बताएंगे। उतने So there comes the role yeah, of counseling. काउंसलिंग। Counseling, which is the लेकिन most important उसमें part. और एक बात है, मैं बोलूंगा कि उसमें हमारा हमसे भी ज्यादा फैमिली का रोल है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना हमें बोलते हैं कि डॉक्टर आपको मिलेंगे ना तो अच्छा लगता है कि हम पॉजिटिवली ये करते हैं, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं हर एक को तो इतना काउंसलिंग नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फैमिली मेंबर्स जो है वो काउंसलिंग करेंगे और वो पॉजिटिवली खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट। तो पहला हो गया to choose your senapati, Yeah. which is your family members, Yeah. friends who will support with Yeah. you during this fight. Second would be choosing the right set Yeah. of doctors, Yeah. right medical fraternity. Yeah. And the third after that would be all these kind of treatments that you are going to go through. And most importantly is your own self willpower. या ओन सेल, आपका जो मन का पावर है आपके मन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो युद्ध है वो यहाँ से लड़ी बैटल्स जाती आर है। ओन इन द माइंड नॉट ऑन द बैटल Not फील्ड। on the battlefield. तो इसीलिए आपको माइंड में वो उसको जीतना है, मुझे True. करना है, मैं True. ट्रीटमेंट लूंगी, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होंगे तो भी मुझे कीमोथेरेपी लेना है। लेना है। वो जो एटीट्यूड रहेगा ना वो आपको जीत तक पहुंचाए। True. So, sir, there is a terminology called as carpet bombing, right? Yeah. And it means you eliminate everything that is there. Yeah. So, what we believe is chemotherapy is also something like that, Yeah. which works on carpet bombing. Yeah. कि वो देखता नहीं है कौन सा सेल Yeah. है, क्या है, सब उड़ा देता है. Yeah. Because of which chemotherapy has major side Yeah. effects, which are hair loss Yeah. and all that stuff. तो मतलब केमोथेरेपी क्यों करते हैं? I mean, why do we do chemotherapy? Do we have any alternatives to it? सी कैसे है कि साइंस स्लोली डेवलप होता है। तो शुरू में हमने जब जो भी साइंस में डिस्कवरीज हुई उसमें कीमोथेरेपी के ड्रग आए जो कि कैंसर के सेल के साथ लड़ते हैं, लेकिन कैंसर के सेल को जैसे मारते हैं, जैसे आपने बोला कि कारपेट बॉम्बिंग, वैसे कारपेट बॉम्बिंग होता है तो उसमें नॉर्मल सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं, आजू बाजू का जो एरिया है उसके साथ वो भी डैमेज होता है। So basically लेकिन वो सब कुछ जो ग्रो करता है उसको मारने मार लगता देता है। Correct. लेकिन अभी क्या है ना कि जैसे जैसे एडवांस हो रहा है साइंस, तो अभी टारगेटेड थेरेपी नाम का नया कंसेप्ट है। अच्छा, टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है कि हम टारगेट को ढूंढते हैं। अच्छा, टारगेट मतलब कैंसर सेल में ऐसे कुछ चीजें रहती है जिसको ढूंढते हैं तो और उसी पे अटैक करते हैं। तो जो भी टारगेट अभी थायराइड कैंसर है तो थायराइड में हमारे पास टारगेटेड थेरेपी है। अच्छा, क्योंकि बॉडी में जो थायराइड के सेल है वही सिर्फ आयोडीन एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को आयोडीन पिला देते हैं जिसको कैंसर है। ओके, तो उस आयोडीन के मॉलिक्यूल को रेडिएशन का 131 नाम का एक मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। तो मतलब हमने क्या किया, आयोडीन के मॉलिक्यूल में एक मिसाइल लगा दिया। अच्छा, टू डिटेक्ट इट, टू डिस्ट्रॉय दैट सेल। अच्छा, तो बॉडी में जब भी पेशेंट आयोडीन पिएगा, ये रेडियोआयोडीन, तो रेडियोआयोडीन का आयोडीन मॉलिक्यूल जब बॉडी एब्जॉर्ब करेंगे सेल्स, वो सिर्फ थायराइड के सेल एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही थायराइड के सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे बॉडी में कहीं पे भी रहे, बेरेन में या मेटास्टेसिस भी हुआ रहेगा, कहीं फैले रहेंगे, तो वो सेल को जैसे अंदर जाता है वो रेडिएशन का
मॉलिक्यूल उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, तो हम चुन चुन के वो सेल्स को मार रहे हैं एग्जैक्टली और टारगेटेड टारगेटेड, तो अप्रोच। बाकी सेल्स को कुछ डैमेज नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे कीमोथेरेपी में भी अभी टारगेटेड थेरेपी आया है। अच्छा, तो मतलब कीमोथेरेपी की जो ड्रग है वो सिर्फ वही मॉलिक्यूल को मारेंगे, बाकी सेल्स को नहीं मारेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि बाकी के कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट पहले होते थे वो अभी कम होते हैं और इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो चुन चुन के उन्हीं को मार रहे हैं जो खराब सेल है। तो सर ये इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी एक नया कंसेप्ट है जो हमारे पास भी है अच्छा, सह्याद्री हॉस्पिटल में। अच्छा, तो इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी एंड हाइपेक थेरेपी, ये अच्छा, दो चीजें जो है वो एक कंसेप्ट से है कि जब भी बॉडी में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम्म, तो कैंसर के ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, अच्छा, उसको हाइपेक बोलते हैं। हाइपेक में हम हाइपरथर्मिक केमोथेरेपी है वो, अच्छा, तो वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं ड्रग का फॉर और बेटर एब्जॉर्प्शन। बेटर एब्जॉर्प्शन, तो हमको कम डोज देना पड़ता है। वैसे ही अच्छा, इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड की सहायता से इलेक्ट्रोपोरेसिस करते हैं, अच्छा, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कैंसर के सेल के गेट ओपन हो जाते हैं। अच्छा, उनका जो परमियाबिलिटी है, तो मतलब पहले जो 1 मिलीग्राम ड्रग अंदर जाने वाला था कैंसर के सेल में, वहां 10 मिलीग्राम जाएगा, तो अच्छा, हमको डोज कम लगेगा। अच्छा, इसीलिए इलेक्ट्रोपोरेसिस की वजह से वो उसमें अंदर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमको डोज बहुत कम लगेगा और इफेक्टिवली वो कैंसर के सेल को मार सकते हैं। उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल। सर इम्यूनोथेरेपी क्या होता है? इम्यूनोथेरेपी एक्चुअली बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना है। अच्छा, हम जैसे बात कर रहे थे अभी हम्म, कि ये मेडिटेशन क्या है, हम्म, हाउ इट हेल्प्स, हम्म, ये फिजिकल एक्टिविटीज ऐसे कैसे हेल्प कर दिए, तो सभी चीजें ना बॉडी का इम्यूनिटी कैसा है उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, बॉडी का इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, इम्यून पावर जिसका अच्छा है, रोग प्रतिकारक शक्ति, उसमें कैंसर पहले तो होता ही नहीं है, अच्छा, और होने के बाद भी उसका इम्यूनिटी हम बढ़ा देते हैं, तो बॉडी उससे इफेक्टिवली एक्ट करती है और इफेक्टिवली एक्ट करके वो कैंसर सेल को मार देती है। तो ये अच्छा, इम्यूनोथेरेपी ड्रग जो रहते हैं वो ड्रग बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और अच्छा। इम्यूनिटी बढ़ने के बाद वो बहुत इफेक्टिवली कैंसर के सेल को मार देते तो सर हैं। तो ये इम्यूनोथेरेपी, केमोथेरेपी, इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी, ये सारे डिफरेंट जो मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट्स है, ये सब पेशेंट्स के लिए होते हैं, किसी पेशेंट्स के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं? अभी जिस जिस कैंसर में टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला कि थायराइड में थायराइड में अभी अवेलेबल है। कीमोथेरेपी के भी कुछ ड्रग्स है हम्म, जो जैसे हर्सेप्टिन पॉजिटिव के लिए है, हम्म, टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है। तो अभी सभी कैंसर के लिए टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल नहीं है, हम्म, तो जो कैंसर के लिए टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है उसी में देते हैं। हम्म, इम्यूनोथेरेपी में भी जो कैंसर में इम्यूनोथेरेपी के इफेक्ट ज्यादा आते हैं उसमें इम्यूनोथेरेपी यूज होता है, जैसे कि किडनी के कैंसर है, उसमें अच्छा, इम्यूनोथेरेपी का इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है, तो अच्छा, उसमें यूज करते हैं। दूसरा फैक्टर है हम्म, पैसे, क्योंकि ये सब टारगेटेड थेरेपी और दीज आर इम्यूनोथेरेपी एक्सपेंसिव। ये सब एक्सपेंसिव ड्रग्स है। इवन हाईपेक भी बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, तो ये सब पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी भी पे भी डिपेंड डिपेंड करता है। करता है। वैसे ये सब ट्रीटमेंट मोडालिटीज हमारे देश में, इवन हमारे सह्याद्री हॉस्पिटल में सब मोडालिटीज अवेलेबल। अच्छा, अवेलेबिलिटी का कुछ सवाल नहीं है। पहले कैसा था कि कोई ट्रीटमेंट ये अमेरिका में आता था, उसके बाद 10 साल में हमारे पास आता इंडिया था। आता था, अभी ऐसा करेक्ट। नहीं है, हमारे इंडिया में एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड वी हैव द लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल इन इंडिया। सिर्फ अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए पेशेंट की, उस हिसाब से कर सकते Now, sir, coming to your domain, हैं। which is surgical oncology, right? And आपने अभी recent में, Sahyadri has also bought in robotic oncosurgeries. So, एक question जो हम सबके मन में है, including me, and many people have come and asked me Yeah. also, that ये robotic surgery में क्या सर्जन की जरूरत होती है या रोबोट आके ही सर्जरी कर देता है? So I mean, I have been asked this question so many times Yeah. that रोबोटिक सर्जरी है, नहीं नहीं हमें ना सर्जन वाला सर्जरी चाहिए. So are robots going to replace us? या ये सवाल एक्चुअली बहुत लोग पूछते हैं, अच्छा. और उसका रीजन क्या है ना कि रोबोट जब आए ना वो इंडस्ट्रीज में आए। रोबोट का जब इन्वेंशन हुआ तो रोबोट इंडस्ट्री में आए, जहाँ की बहुत हाई टेम्परेचर एरिया है, जहाँ ह्यूमंस नहीं जाते, तो लोगों ने रोबोट्स तैयार किए, उनको भेज दिया वो एरिया में। कुछ मशीन का यहाँ से यहाँ बहुत हेवी लोड उठाना है, वो रोबोट से करते हैं, So तो वहाँ people ह्यूमन रोल think नहीं कि है, it's the तो same वो way. रोबोट ही काम करता है इंडस्ट्रीज में, लोग नहीं करते। रोबोट हाँ. खुद जाता है वहां पे काम करता है। अच्छा. हाँ, लेकिन सर्जरीज में ऐसा नहीं है। रोबोट का काम सिर्फ वो मैनिपुलेशन करना,
या अंदर जाके वो कैमरा ये वगैरह करना है, एक्चुअली उसको ऑपरेट सर्जन ही करता है। अच्छा, तो मतलब रोबोटिक would it सर्जरी be में would it be right if I call it robot assisted यस surgery? राइट, एग्जैक्टली दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड, दैट इज रोबोट असिस्टेड सर्जरीज। अच्छा। हो सकता है फ्यूचर में एआई की सहायता से ऐसे कुछ चीजें चल रही है कि एआई की सहायता से एआई को प्रोग्रामिंग देंगे और कुछ सर्जरीज शायद रोबोट भी कर पाएंगे, अच्छा, लेकिन उसको अभी 10-15 साल टाइम है, अभी टाइम है अभी तो उसमें। सर्जन्स की फिलहाल जरूरत तो है। सर्जन्स ही करेंगे। तो सर, ये जो रोबोटिक सर्जरी होते हैं, ये अपने ट्रेडिशनल ऑन्को सर्जरी से कैसे डिफरेंट होते हैं? यस, रोबोटिक सर्जरी और ट्रेडिशनल सर्जरी में क्या डिफरेंस है? तो रोबोटिक सर्जरी में अभी कैंसर हो गया किसी को, तो सबसे ज्यादा डर क्या रहता है ऑपरेशन? अरे मुझे काट देगा। अरे हमको भी, आप भी डरते हैं कि काट देगा। करेक्ट, काट देगा। क्योंकि सर्जन लग है तो जाएगा। काट देगा। करेक्ट। तो क्या है ना कि इसका ट्रॉमा भी बहुत रहता है। ये जो ओपन सर्जरीज रहते हैं, दे आर वेरी ट्रॉमाटाइजिंग सर्जरीज। कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, बहुत बड़ा कट बॉडी पे रहता है, ये सर्जरीज बड़े बड़े रहते हैं, उसका रिकवरी टाइम, उसको काम पे जाना रहता है, उसका वो टाइम बढ़ जाता है, और बड़े सर्जरीज के बाद पेन बहुत ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से सब लोग डरते हैं। अभी रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है कि जहां पे आपको 15 सेंटीमीटर का इंसिजन लेना था, वहां पे छोटे से 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के छोटे होल में से ये रोबोट्स के हाथ अंदर जाते हैं, आर्म्स। अच्छा, और वो अच्छा, अंदर जाके वो सब काम करते हैं। अच्छा। तो क्या होगा कि बहुत कम छोटे छोटे छेद में हम अंदर जाके So काम minimally मिनिमली invasive इन्वेसिव concept. या, लेकिन अभी ये काम बहुत लोग बोलते हैं फिर लैप्रोस्कोपी से भी होगा। लैप्रोस्कोपी में तो हम सेम करते हैं, हाँ, again it's a लेकिन pinhole. रोबोट और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में फर्क ये है, रोबोट के जो आर्म्स रहते हैं, अच्छा, लैप्रोस्कोपी के हैंड ऐसे घूमते हैं, okay. रोबोट के हैंड ऐसे घूमते हैं। अपने जो ह्यूमन के हैंड्स रहते हैं, उस वैसा मूवमेंट रोबोट के Replicate हैंड्स होते करता हैं। है। तो उसमें 7 डिग्रीज मूवमेंट होता है। ओ, अपना हाथ का भी 5 डिग्रीज ही रहता है, अच्छा, लेकिन रोबोट का 7 डिग्रीज रहता है। अच्छा, रोबोट के आर्म्स जो रहते हैं वो 360 भी घूमते हैं। अच्छा, उसके बाद उसके साथ कॉटरी, उसको ब्लीडिंग रोकने के जो Cauterization इंस्ट्रूमेंट है, and वो इक्विपमेंट भी उसके साथ रहते हैं। all. दूसरी बात मैग्निफिकेशन। अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले तो वो पर्दे पे आते थे, ऐसा एकदम ब्लड दिखता था, अभी एचडी में आ गया, फिर 8K में आ गया, मैग्निफाइड आ गया। तो वो जो क्लैरिटी है विजन का, वो रोबोटिक सर्जरी में 3D विजन होता है। मतलब आप पूरा 3D देखते हैं, और वो भी बहुत क्लैरिटी के साथ, और 15 टाइम्स बिगर दिखता है। तो मुझे छोटे छोटी चीजें बचानी है। अभी अपने बॉडी में नर्व्स रहते हैं जिसका साइज अपने हेयर से छोटा रहता है, वो कभी कभी मुझे आंखों से मेरे दिखते नहीं है, लेकिन मैं रोबोटिक सर्जरी में देखूं तो आई कैन सी एवरीथिंग वेरी क्लीन एंड क्लियर। तो आई कैन प्रिजर्व दो स्ट्रक्चर। तो उस वजह से वो जो मॉर्बिडिटी होती है वो कम होती है, ब्लड लॉस कम होता है, कैंसर का क्लियरेंस अच्छा होता है, और पेशेंट का जो रिकवरी है, वो इतने से छोटे से छेद से ऑपरेशन किया है, तो 2-3 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसका पेशेंट का जो हॉस्पिटल में रहने का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, and the patient can bounce back to the normal life very fast. So short term recovery is definitely better in robotic surgery. अच्छा, कैंसर ठीक होने का जो प्रमाण है अभी तक के रिसर्च में ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन कम डेफिनेटली नहीं है। So would it be right to say that it definitely improves the quality of life? Yes. And makes it more precise? Yes. And accuracy rates are very accuracy high. rates are better, Very high. Precision is better, recovery is better, And blood minimally loss is invasive. less, Minimally hospital invasive. stay is less, and minimally invasive. Perfect. स्कार नहीं आएगा बॉडी पे। Perfect. तो सर हम डिसाइड कैसे करते हैं आपकी अच्छा इस सर्जरी, इस पर्टिकुलर कैंसर कंडीशन को सर्जरी चाहिए, इसको नहीं चाहिए, सो हाउ डू यू टेक अ कॉल ऑन दैट? देखिए, कैंसर है ना, बहुत बड़ा वर्ड है। कैंसर के अंदर फिर बहुत सारे अलग अलग कैंसर रहते हैं। कोई ब्लड कैंसर है, कोई लिम्फोमा है, कोई ब्रेस्ट कैंसर है, इसोफेगस का कैंसर है। तो हर कैंसर का ट्रीटमेंट अलग है, हर एक का नेचर अलग है, तो हर एक का ट्रीटमेंट भी अलग है। अभी लिम्फोमा है, उसमें सर्जरी करते ही नहीं है, सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं। तो उसका मेन ट्रीटमेंट जो है लिम्फोमा का, वो कीमोथेरेपी है, सर्जरी है ही नहीं। दूसरी बात, ब्रेस्ट का कैंसर है, उसमें सर्जरी लगती है। ओरल मैलिग्नेंसी है, उसमें सर्जरी लगती है। तो कुछ कैंसर है जिसमें कीमोथेरेपी का रोल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल थायराइड कैंसर में देयर इज नो रोल ऑफ कीमोथेरेपी। तो हर कैंसर का ट्रीटमेंट अलग है, तो वो डॉक्टर बताएंगे और वो डिसाइड करेंगे कौन से कैंसर में कौन सा मोडालिटी अलग है। और दूसरी बात, स्टेज पे भी डिपेंड रहता है।
अर्ली स्टेज में रहेगा तो सर्जरी होगा, चौथे स्टेज में होगा तो ऑब्वियसली पूरे बॉडी को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो कीमोथेरेपी देना पड़ेगा। अच्छा। लोकलाइज ट्यूमर है तो मैं वो लोकल पार्ट निकाल के उसको क्योर कर दूंगा, लेकिन पूरे बॉडी में फैला है तो पूरे बॉडी को ट्रीट करना पड़ेगा। तो सर अभी समझ लीजिए एक पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है, सो व्हाट आर द क्वेश्चंस दिस पेशेंट मस्ट आस्क हिज डॉक्टर बिफोर अंडरगोइंग अ सर्जरी? यस, वो तो पेशेंट का हक है, जिसको हम सर्जिकल कंसेंट भी बोलते हैं। डॉक्टर को भी हर चीज का जवाब पेशेंट को देना चाहिए। दिस क्वेश्चन आई टेल यू बिकॉज क्या होता है ना, द मोमेंट द वर्ड कैंसर इज सो ट्रॉमेटाइजिंग कि पीपल फॉरगेट टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। एंड और एक चीज जो बहुत कॉमनली होती है कि जब डॉक्टर सामने बैठे होते हैं तब क्वेश्चंस याद नहीं आता, घर जाने के बाद याद आता है। And then you end up calling the surgeon again and going again, reaching back to the surgeon and all that stuff. So what would be those questions which the patient must ask a surgeon before ongoing surgery? This is very important and even patient should be very precise कि डॉक्टर को क्या पूछना चाहिए। बहुत बार ना 1 घंटे का डिस्कशन होता है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते ही नहीं। Exactly. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि डॉक्टर को क्या पूछना चाहिए कि आप सर्जरी क्या करने वाले हो, मेरा कौन सा पार्ट निकालने वाले, वो पार्ट निकालने के बाद मुझे क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। समझो किसी का मैं जीभ का पार्ट निकाल देता हूँ, अच्छा, समझो मैं 50% जीभ को निकाल दूंगा, टंग को, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो जानना जरूरी है। जीभ का फंक्शन है बोलना, खाना, निगलना, तो ये फंक्शन में प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम कितना होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, समझो आपने प्लान किया है ये सर्जरी करना है, लेकिन अंदर जाने के बाद पेट में खोल दिया, उसके बाद कुछ अलग दिखता है, तो व्हाट इज योर सेकंड ऑप्शन, व्हाट इज योर प्लान बी, व्हाट इज योर प्लान सी। तो इन केस ऐसा नहीं होता है जैसे आपने सोचा है वैसा अंदर नहीं दिखता है, तो आप क्या करोगे? उस वक्त तो पेशेंट एनेस्थेसिया में रहेगा, तो उस वक्त बात नहीं हो पाएगी। तो इवन डॉक्टर शुड बी प्रिपेयर्ड कि उसका प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, ये हर सर्जरी से पहले पूछना चाहिए कि ये सर्जरी करना जरूरी है, दिस इज द ओनली ऑप्शन, और व्हाट आर द अल्टरनेटिव ऑप्शंस। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि सर्जरी और रेडियोथेरेपी के इफेक्ट क्योर रेट सेम है, अच्छा, तो कैन दैट पेशेंट गो टू रेडियोथेरेपी? ही कैन गो इफ साइड इफेक्ट्स आर लेस। तो वो पूछना चाहिए कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका रिकवरी का पीरियड क्या है, सर्जरी को फाइनेंस कितने लगने वाले, पैसे कितने लगने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So these are the questions one must ask during counseling. Yeah. When you talk to your doctor, make sure you make a note of these. Yeah. तो coming to the next part of it, sir, कि ठीक है, चलो अभी हमने बढ़िया ट्रीटमेंट लाइन चूज कर लिया, हमने डॉक्टर्स ले लिए, बट स्टिल मे बी अ वेरी frequently spoken thing which is relapse. Yeah. कैंसर एंड इट्स फियर ऑफ रिलैप्स। मतलब कहते हैं कि अगर आपको एक बार कैंसर हो गया और आप ठीक हो भी गए तो आपके चांसेस ऑफ वो रिलैप्स करने के चांसेस कभी 0% नहीं होंगे। देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट इट विल रिलैप्स। एंड सर्जरी हुआ है तो क्योर रेट के साथ उसका क्या रिलेशन है? ये गुत्थी सुलझाइए सर प्लीज। क्या गुत्थी है ये? एक्चुअली ये कैंसर को डरते क्यों हैं हम? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको कौन सा ऐसा बीमारी मालूम है वो क्यूरेबल है? जब कोई भी डिसीज होता है ना, तो यूजुअली क्योर नहीं होता। किसी को डायबिटीज होता है, आपने सुना है क्योर हो गया? कभी नहीं। किसी को हाइपरटेंशन हुआ, क्योर हुआ सुना है? ये सब तो किसी को हार्ट अटैक होता है, हाँ वही तो नहीं होता। मैं वहीं पे, क्योर नहीं होता, उसको हम सिर्फ क्रॉनिकली मैनेज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बराबर है। तो डायबिटीज हुआ क्योर नहीं होगा, हाइपरटेंशन हुआ नहीं होगा, किसी को थायराइड का बीमारी हुआ नहीं होगा, किसी को बाकी का बहुत मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो नहीं होते ठीक, सिर्फ इन्फेक्शन होते हैं ना उतने ही क्योर होते हैं एंटीबायोटिक से, बाकी कोई बीमारी ठीक नहीं होती। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, रादर इफ यू सी इन अ डिफरेंट एंगल से आप सोचोगे, कैंसर भी ये इन्फेक्शन जैसा एक डिसीज है जो क्योर होता है। अच्छा, चलो मैं मान लेता हूँ पहले स्टेज में 90% ही क्योर होते हैं, दूसरे स्टेज में 70% 80% ही क्योर होते हैं, तीसरे स्टेज में 70% ही क्योर होते हैं, लेकिन 70% तो क्योर हो रहे हैं,
उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ रिलैप्स के हाँ, बारे में बात कर रहे तो हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी बीमारी होती है ना, कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। कैंसर उन बीमारियों से एक बीमारी है जो ठीक होती है। अच्छा। मैं आपको कितने पेशेंट दिखाऊं जो कैंसर हुआ है और ठीक हुए, 100% ठीक है, उसके बाद उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। अच्छा। एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया, पेशेंट इज क्योर्ड, हम्म, पेशेंट 25 साल से जिंदा है। आप अपने सोसाइटी में बहुत सारे लोग देखोगे। लेकिन हाइपरटेंशन हुआ है या डायबिटीज हुआ है, क्योर हुआ है, कभी देखा है? मेडिसिन नहीं ले रहा है अभी, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो कभी सकता। नहीं होता। तो ये दूसरा भी एंगल है। अभी कैंसर क्योर होने के चांसेस किन चीजों पे डिपेंड रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। वो है पहली तो बात कैंसर का स्टेज। कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा तो कैंसर क्योर होने के चांसेस बढ़ेंगे। कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा तो 90% कैंसर ठीक होते हैं। कैंसर लेट स्टेज में डिटेक्ट होगा तो कैंसर क्योर होने के या रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योर के चांसेस कम हो। तो ये सब चीजें कैंसर के स्टेज पे डिपेंड है। दूसरी बात कैंसर के ट्रीटमेंट पे भी डिपेंड है। कैंसर का ट्रीटमेंट समझो फर्स्ट स्टेज में है, मैं बोलता हूं कि थायराइड का कैंसर है, पैपिलरी कार्सिनोमा, 100% क्यूरेबल कैंसर। कैंसर का पैपिलरी कार्सिनोमा का कोई पेशेंट, थायराइड कैंसर का कोई पेशेंट ट्रीटमेंट अच्छी होने के बाद मर नहीं सकता। अच्छा। ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन उसने ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, समझो, या फिर उसका ट्रीटमेंट गलत हो गया, ट्रीटमेंट ही ठीक नहीं हुआ, तो उसका क्योर नहीं होगा, वो 100% उसको रिलैप्स होगा। तो ये कैंसर का ट्रीटमेंट कैसा होता है उस पे भी डिपेंड है और कैंसर के स्टेज पे भी डिपेंड है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। So it all boils down to the very basic thing कि early detection is mandatory. Yeah. Early detection, regular screening and listening to your body is very important. Oh, is yes, what we yes. can boil it down to. So sir, you just mentioned the word which is a very relevant these days, which is breast cancer. Yeah. Because we are seeing increased incidences of breast cancer abhi in females for whatever the reason it might be. So yeah, breast cancer, the first thing that comes in mind when it is breast cancer is removal of breast, which is mastectomy, right? So it kind of threatens, instills a fear. Yeah. So what do we have to say in that? I mean, what are the new modalities in breast cancer treatment? Does it mean that if you're diagnosed with breast cancer, then mastectomy is the only solution? सी ब्रेस्ट कैंसर में ना ये बहुत डरावनी चीज क्या होती है ना, ब्रेस्ट कैंसर किसी भी पेशेंट में होता है तो वो फीमेल्स को सबसे बड़ा डर दो चीजों से रहता है। अच्छा। एक तो ब्रेस्ट निकाल देंगे और मेरे बाल जाएंगे। करेक्ट, वेरी बिकॉज ट्रू। एवरी फीमेल लव्स हर हेयर्स। यस। तो वो सबसे ज्यादा टेंशन और सबसे ज्यादा सवाल हमें जो आते हैं वो उनके हेयर्स और ब्रेस्ट पे जाते हैं। और ब्रेस्ट इज the two beautiful things of womanhood, right? बिकॉज दीज आर द साइंस, हेयर्स एंड ब्रेस्ट आर द साइंस ऑफ फेमिनिटी। Yes. आप उन्हीं को निकाल दोगे तो देयर इज नॉट ओनली अ फिजिकल ट्रॉमा बट देयर इज अ साइकोलॉजिकल huge emotional and psychological. साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इज वेरी वेरी लार्ज। तो अभी क्या है ना कि बाल जो जाते हैं उसके लिए यूजुअली हेयर्स रीग्रो, जब भी कीमोथेरेपी आपका खत्म होता है तो बाल वापस आते हैं। अच्छा। दूसरा है उसके लिए वी यूज स्काल्प कूलिंग थेरेपी। अच्छा। तो यूजुअली जब कीमोथेरेपी देते हैं तो एक स्काल्प कूलिंग थेरेपी आता है जो विक्स जैसा, मतलब कैप पहनते हैं। अच्छा। वो कैप से वो एरिया ठंडा रहता है। It's a protective gear kind of a या thing. तो वो एरिया ठंडा होने से वहां कीमोथेरेपी के ड्रग कम जाते हैं। अच्छा। और हेयर लॉस नहीं होता। अच्छा। या फिर मिनिमल होता है। अच्छा। ये प्रिवेंटिव है। अच्छा। और ब्रेस्ट के लिए अभी देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट द ब्रेस्ट रिमूवल। बहुत कम पेशेंट में पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत है। ये कौन से पेशेंट तो होते हैं? जिसमें समझो एक ही ट्यूमर नहीं है, मतलब एक ब्रेस्ट में 3 जगह पे ट्यूमर है, मल्टीसेंट्रिक डिसीज है। अच्छा। तो वो तो फिर हमने 3 जगह पे 4 जगह पे निकाला, इसका मतलब क्या है कि उस फीमेल में टेंडेंसी है अच्छा बहुत जगह पे ट्यूमर आने की। अच्छा, तो उनमें हम ब्रेस्ट नहीं बचाते। अच्छा, या फिर इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं। अच्छा, तो उसमें ब्रेस्ट नहीं बचा सकते। तो ये 2-3 चीजें हैं। अदरवाइज या फिर ब्रेस्ट का साइज छोटा है और ट्यूमर का साइज बड़ा है। अच्छा, If I am that is also removing the observed. 70% of the part of the breast, हाँ, anyway that breast will look even more uglier हाँ, हाँ, than removing the breast.
तो उसमें कुछ मतलब नहीं बनता है ब्रेस्ट बचाने का, हम्म। लेकिन उसके अलावा बाकी सभी पेशेंट में ब्रेस्ट बचा सकते हैं, जिसको ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी बोलते हैं, यस। जिसमें हम ब्रेस्ट को बचाते हैं, सिर्फ वो ट्यूमर निकालते हैं, हम्म बाकी का पार्ट बचता है। हम्म दूसरा है ऑन्कोप्लास्टी। हम्म ऑन्कोप्लास्टी में ट्यूमर को और स्कार को इस तरह से स्कार प्लेस किया जाता है हम्म। जिससे कि ब्रेस्ट का शेप और ब्रेस्ट दिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छा। तो उसको ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिक सर्जरी। जैसे इवन जिनमें कैंसर नहीं है उनमें भी करते हैं ऑगमेंटेशन या कॉस्मेटिक लुक के लिए जो सर्जरीज करते हैं ब्रेस्ट के, वैसा ही सर्जरी कैंसर में करते हैं, जिसको Okay. ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं। ओके ओके। तीसरी बात है, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद ना हाथ को सूजन आती है, जिसको लिम्फेडिमा बोलते हैं। वो ब्रेस्ट भी कैंसर सर्जरी के बाद हाथ में सूजन आती है, ओके। क्योंकि जो एक्सिला में लिम्फ नोड्स है हाँ जी। उसको निकाला जाता है, तो वो अच्छा। निकालने के बाद लिम्फेडिमा होता है, उससे भी बहुत लोग डरते हैं। तो अच्छा उसके लिए अभी वो सेंटिनल नोड बोल के एक नया कंसेप्ट आया है। अच्छा। एक डाई हम ट्यूमर में इंजेक्ट करते हैं और एक्सिला से वही लिम्फ नोड्स निकालते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें और वो डाई उसमें है। कैंसर नहीं फैला रहेगा तो हम लिम्फ नोड डिसेक्शन नहीं करते। अच्छा और लिम्फा बोल के भी एक प्रोसीजर है जिससे लिम्फेटिक्स को हम वेसल के साथ जोड़ देते हैं, अच्छा। इसलिए वो लिम्फेडिमा भी प्रिवेंट होता है। इतना लिम्फेडिमा का पेशेंट जो मैं 10 साल पहले जो पेशेंट देखता था उतने पेशेंट अभी नहीं देखता। हार्डली वी सी एनी पेशेंट विद द लिम्फेडिमा। अभी वी वर हैविंग लिम्फेडिमा अलग ओपीडी इन सह्याद्री, दैट ओपीडी इज नाउ क्लोज्ड बिकॉज वी डोंट हैव पेशेंट्स ऑफ लिम्फेडिमा। तो इतना डरने की अभी बात नहीं रही जो पहले थी। काफी एडवांसमेंट्स हो काफी चुकी है। एडवांसेस आए हैं साइंस के, तो we are So there is a doing lot of talk happening on reversal therapy. cancer reversal therapy. Cancer Yes. reversal therapy. Yeah. So is it hopeful? Do Yes. we have chances of seeing that in the future? मुझे लगता है कि that must be the future of cancer, because ये AI के आने के बाद अभी now science has progressed lot, तो AI आया अभी। AI की सहायता के साथ what they are doing, they are detecting what are the वो सेल के साथ क्या गलत हुआ है, अच्छा। वो डिटेक्ट करके वो उसको reverse जेनेटिक कर दे चेंजेस कर रहे हैं। अच्छा। जेनेटिक चेंजेस करके वी आर रिवर्सिंग दोज सेल्स। अच्छा। तो वो रिवर्स करने के बाद इफ यू आर डूइंग जेनेटिक चेंजेस इन द सेल्स, वो कैंसर के सेल को फिर से नॉर्मल कर रहे हैं। अच्छा। तो इफ वी कैन, अभी क्या कर रहे हैं हम कि कैंसर हुआ है, कोई ट्यूमर है, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग नाइफ, आई एम कटिंग एंड रिमूविंग दैट पार्ट। मैं गलत पार्ट को, जो खराब पार्ट है, उसको निकाल रहा हूं। तो ये रिवर्सल थेरेपी में ये उसको रिवर्स कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा, मतलब बैक टू गुड सेल। या तो वो जो खराब सेल है वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा। मतलब ये क्या है ना, कोई अभी मेरी गाड़ी है, अच्छा। वो खराब हुई है, कीचड़ पड़ा है, मैं गैरेज में जाके उसको धो के आता हूँ, क्लीन करता हूँ, फिर नहीं दिखती है, इट विल बी लाइक दैट, इट विल बी रिवर्सल कंप्लीटली, इट विल बी पाथ ब्रेकिंग थिंग। शायद पाथ ब्रेकिंग मतलब that will throw us outside the industry but that is good for society. Yes. तो हमें रिटायर होना पड़ेगा, शायद हम रिटायर होने तक आ जाएगा तो कैंसर रिवर्सल थेरेपी should be, I think, yeah, it has a strong potential. वैसे भी अभी इम्यूनोथेरेपी वगैरह आने के बाद there is lot of improvement in the cancer treatment and outcomes, और ये कैंसर रिवर्सल थेरेपी आएगा तो आई थिंक फिर तो कैंसर को डरने की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो मतलब छोटा मोटा बीमारी हो जाएगा। अभी जो भी ये मोडालिटीज आई है ना मैडम, उससे क्या हो रहा है कि ये एक कंसेप्ट को समझ लिया, अभी 90% 80% पेशेंट को तो हम क्योर कर रहे हैं। हाँ जी। उनको तो नॉर्मल बना रहे जो भी अभी की ट्रीटमेंट मोडालिटीज, लेकिन अभी जो 20% बचे हैं ना, उनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसा क्रॉनिक डिसीज में कन्वर्ट करना है। अच्छा। मतलब डिसीज तो उनमें शायद रहेगा, लेकिन वो डिसीज कंट्रोल रहेगा। क्या फर्क पड़ता है, किसी को थोड़ा कैंसर है, एक टैबलेट ले रहा है और 25 साल जी रहा है, इट विल बी लाइक डायबिटीज। हर दिन एक टैबलेट ले लो। अभी भी कुछ ट्यूमर्स है जिसको जिस्ट बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर, अच्छा, स्ट्रोमल ट्यूमर, अच्छा, तो उसमें इमेटिनिब नाम का एक गोली आता है, तो वो गोली लेते हैं लोग, एक गोली लेते हैं, सालों तक कुछ नहीं होता है, ट्यूमर है अंदर, बढ़ नहीं रहा है, रिग्रेस हो रहा है, उसी स्टेज में, डॉर्मेंट स्टेज में रह रहा है, लेकिन पेशेंट इज लिविंग 20 इयर्स 15 इयर्स। और अभी पहले तो वो ड्रग का कॉस्ट हमारे यहाँ पे पर मंथ अराउंड 2.5 लाख तक आता था। अभी द कॉस्ट, हाउ मच मस्ट बी द कॉस्ट नाउ?
इन I have इंडिया। no idea. अभी वो पेटेंट वगैरह जाने के बाद हम्म। यू गेट दैट ड्रग हार्डली इन 1,500 पर मंथ। अच्छा तो उतने कम कॉस्ट में वो ट्यूमर अभी क्रॉनिक बन गया है। अच्छा। सो अभी उसको जिस्ट को कोई डरता ही नहीं है, क्योंकि नाउ दैट इज क्योर हुआ तो ठीक है, क्योर नहीं हुआ तो भी वी हैव अ We मेडिसिन। have a medicine like that. So coming to the next part of it, which is recent developments, Yeah. especially in oncosurgeries. Uh, what what are your thoughts on these, and how has it helped patients? या अभी रिसेंट एक्चुअली ना डेवलपमेंट तो सर्जरीज में डेली अलग अलग नया नया कुछ ना कुछ Because every case is new. एवरी केस इज न्यू एंड नए नए सर्जरीज हम कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। हमारे सह्याद्री में वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ न्यू मोडालिटीज। अच्छा फॉर एग्जांपल वी हैव अ डाविंची रोबोटिक सर्जरी के लिए। डाविंची की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रोबोटिक सर्जरी, वी हैव दैट। So it has helped our cancer patient for better precise surgeries and more better outcomes. better outcomes. Another thing is fluorescence guided surgeries. अच्छा ये fluorescence guided surgeries क्या होता है कि it is like a GPS. So अच्छा we inject some dye which is fluorescent, और वो dye किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में या ट्यूमर में जाता है। सपोज मैं ट्यूमर में इंजेक्ट करता हूँ तो वो लिम्फ नोड में जाएगा। देन इफ आई सी विद द कैमरा, आप वो चमकेगा, अच्छा वो फ्लोरेसेंस आएगा। तो इसको हम तो क्या कहते हैं? जीपीएस गाइडेड सर्जरी। या अच्छा बिकॉज ये जीपीएस जैसा हमें बताएगा कि अरे यहाँ लिम्फ नोड है, अच्छा यहाँ पे ट्यूमर गया, यहाँ फैला है। अच्छा तो मैं उसको सिलेक्टिवली वो लिम्फ नोड को लेके चेक करके देख सकता हूँ कि उसमें ट्यूमर फैला है कि नहीं। अच्छा तो हम वो सिलेक्टिवली वो पार्ट को निकालते हैं। या फिर मुझे कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है कि एग्जैक्टली वहां पे बहुत चिपका हुआ है और मुझे वो थोरेसिक डक्ट देखनी है, मैंने लिम्फ नोड में वो इंजेक्ट कर दिया तो वो थोरेसिक डक्ट ऐसा फ्लोरेसेंट हो जाएगा, उसका कलर ऐसा ब्राइट ग्रीन हो जाएगा। वो काजवा मालूम है, जुगनू, वो जुगनू जैसा चमकता है। अच्छा तो जुगनू जैसा चमकेगा तो मुझे पता चलेगा अरे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है, मुझे बचाना है। अच्छा तो ये फ्लोरेसेंस गाइडेड सर्जरी अभी जो आई है, बहुत बार इवन इंटेस्टाइन को हम जोड़ देते हैं तो अभी उसका वैस्कुलरिटी है, उसमें खून है क्या नहीं है, वो जोड़ जो दिया है वो टिकेगा कि नहीं, मुझे कैसे समझेगा? वो तो पहले 5-6 दिन के बाद ही समझता था जब वो लीक होता था। अभी हम जोड़ देने के बाद देख रहे हैं वो कैमरा से कि उसका वैस्कुलरिटी अच्छा है कि नहीं, वो दिखता है कि कौन सा पार्ट डेड है, कौन सा पार्ट लाइव है। that detailed That detail that you can actually understand which part is having the right blood supply. तो उसमें दिखेगा जो भी पार्ट ब्लड सप्लाई अच्छा है वो मुझे ग्रीन दिखेगा, जो पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं है वो ब्लैक दिखेगा। अच्छा तो वो मुझे डिमार्केशन करके देगा, तो मुझे मालूम है कि मैंने जो पार्ट जोड़ा है उसमें ब्लड सप्लाई अच्छा है। तो ये नई टेक्नोलॉजीज इस बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कम करने में हमारी सहायता करते हैं। तीसरा था इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। हाँ जी। और है हाइपेक्स सर्जरी, जो ओरी में हाइपरथर्मिक कीमोथेरेपी रहता है। अच्छा। ओरी में पूरा डिसीज निकालने के बाद ऑपरेशन के दौरान ही पेट में कीमोथेरेपी के ड्रग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को छोड़ते हैं और उससे वो कैंसर सेल को मारने की कोशिश करते हैं, उसको हाइपेक्स सर्जरी। तो ये सब चीजें अभी नई नई है। लिम्फ नोड बायोप्सी, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी है, लिम्पा है। So there are many advances. Luckily we have all the new modalities with us, and this definitely helps patients. Sure. So, sir, coming to the last section of this podcast, right? And I wanted to ask you this: कि there might be a lot of patients who might not be able to reach out to you. Yeah. Okay, so if you have to give one message to those people who are recently diagnosed with cancer or are facing a relapse, या फिर it's been quite some time that they are fighting with cancer, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा जो एक्चुअली हमने डिस्कस किया डिटेल में, कि कैंसर होने के बाद पहली बात तो डरना नहीं है। अभी बहुत सारी आपने सुना है कि अभी बहुत सारी मोडालिटीज है, बहुत सारा साइंस में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है और बहुत सारी चीजें हमारे पास है जिससे हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। तो अभी कैंसर क्योर करने के लिए, कैंसर का क्योर रेट बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें आ गई है, उसको सही तरीके से यूज करना है। आपकी टीम, आपका जो पूरा टीम है वो उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको आपका सेनापति, आपके जो योद्धा है उनको चूज करना है। करेक्ट। आपके वेपन्स को चूज करना है और मेंटली स्ट्रांग रहना है। मेंटली स्ट्रांग रहना है।
पहले मन में आपका ये युद्ध है वो जीतना है, आप कैंसर का युद्ध जरूर दिखाओ, Perfect. जीतना ही है, यही And विश्वास रखना है कि जीतना ही है बस। जीतना ही है. And so now one very crucial question which I have for you is, among so much of negativity around you, because cancer is not something which is very welcome or something like that. Yeah. You are dealing day in day out with cancer patients, counseling them. How do you rewind yourself? What do you do to stay so positive, so energetic? आप खुद क्या करते हैं? What do you follow in your personal life? या इन पर्सनल लाइफ बहुत बार कैंसर के पेशेंट है, थोड़ा फील्ड डिप्रेसिंग है, तो आपको तो लगता होगा ना, लेकिन इतना बात करते हो आप, काउंसलिंग करवाते हो पेशेंट्स का, डज इट फील्स ओवरवेलमिंग एट टाइम्स? यू फील ओवरवेलमिंग कि बहुत बस हो गया? नहीं, ऐसा कभी लगता नहीं है। अच्छा. क्योंकि हम जब पेशेंट देखते हैं ना, मैं जब देखता हूँ कि अरे 10 साल पहले इसको ऑपरेट किया था, वो पेशेंट मेरे पास आके जब मिलता है तो खुशी मिलती है। अच्छा. अरे लोग बोलते हैं कि कैंसर ठीक नहीं होता, जब पुराने पेशेंट आके बोलते हैं कि अरे सर हम 10 साल हो गए, फिर अभी ना बहुत सारे पेशेंट हमारे जो आते हैं तो वो पेशेंट बोलते हैं कि सर हमारे वो रिलेटिव को आपने ऑपरेट किया था, अच्छा. वो अभी तक जिंदा है, उसने भेजा। अच्छा. तो वो एक इट इज लाइक अ बिग अवार्ड। So that keeps वो you moving. पॉजिटिविटी रहती है। अच्छा. जब आपके रिजल्ट्स नहीं रहेंगे, आपके रिजल्ट्स खराब रहेंगे और फिर डिप्रेशन आएगा। लेकिन जब आपको मालूम है मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, हर सर्जरी से पहले यही सोच के करते हैं कि जो भी बेस्ट, हर सर्जरी से पहले डू यू प्रे यही करते हैं कि ये पेशेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट है, आपका रिलेटिव है, ये समझ के जो भी आपका बेस्ट उसको दे सको, आपका 100% देके वो सर्जरी करना है। So और मैं बिलीव करता हूँ, last surgery of yours and do it. या एंड मैं बिलीव करता हूं कि आप आपका पूरा एफर्ट उसमें डालोगे तो डेफिनेटली उसमें रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो आप वो सर्जरी सिर्फ सर्जरी करनी है इसीलिए नहीं करोगे, आप ये सोच के करोगे नहीं मुझे ये पेशेंट को ठीक करना है, इसको अच्छा रिजल्ट देना है, वो करके करोगे तो वो और दैट उससे जो आनंद मिलता है ना, आपने जो बोला ना, उसमें निगेटिविटी का सवाल ही नहीं आता है। उसमें जो आनंद मिलता है, उसमें जो खुशी मिलती है, दैट इज नॉट कंपेरेबल विथ एनीथिंग। तो इसीलिए to sum it up, I can say, be it fighting cancer or treating cancer, a strong willpower and mental strength is a must. Strength is must, and every patient should fight it with very positive attitude. और इवन मेडिटेशन में मैं पेशेंट को बहुत बार बोलता हूँ, आप मूवी देखिए, मूवी देखना इज आल्सो मेडिटेशन। अच्छा. म्यूजिक सुनना इज आल्सो मेडिटेशन। क्योंकि आप ये निगेटिविटी जो है ना, आपने निगेटिविटी की बात की, तो निगेटिविटी से दूर रहने के लिए वही है कि आप दैट इज आल्सो टाइप ऑफ मेडिटेशन, और पॉजिटिवली रहना है, डेफिनेटली कैंसर के रिजल्ट्स में उसका इफेक्ट दिखेगा। डेफिनेटली. थैंक यू सो मच सर, इट वाज सच अ वार्मिंग सेशन विद यू, एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे काफी व्यूअर्स को काफी सारे डाउट्स जो आज तक थे हमारे मन में, this podcast will help clear a lot of those. Thanks for your time. Thank you. Thank you, sir.